प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उपनयन श्रृंखला के इतिहास विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 61। अकबर ने सबसे पहले राजस्थान की किस रियासत पर 1562 में आक्रमण किया था? कि सबसे पहले किस रियासत पर मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था? आंसर है इसका मेड़ता पर। और मेड़ता जो है मारवाड़ के अधीन एक ठिकाना, और यहां का जो किलेदार था जयमल सिंह राठौड़। और 1562 में अकबर इस कार्य के लिए सरफुद्दीन को अधिकृत करता है और मुगल जो है 1562 में मेड़ता पर अधिकार कर लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में यदि हम बात करें 1562 ईस्वी में, तो आमेर के भारमल, अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। आमेर के शासक भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और सांगानेर में चगताई खां की मदद से भारमल अकबर से मिलते हैं। और कालांतर में सांबर में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से, पुत्री हरखाबाई जिसे मरियम उजमानी नाम दिया गया, अकबर के द्वारा जिसे मरियम उजमानी नाम दिया गया। तो ये 1562 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं राजस्थान के इतिहास में हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1567-68 में अकबर ने राजस्थान के किस किले को घेरा तथा उस पर अधिकार कर लिया? इस किले की रक्षा करते हुए जयमल सिंह राठौड़ और फतेह सिंह केलवा या फत्ता सिसोदिया शहीद हो गए थे। तो आंसर इसका है चित्तौड़ का किला। और इस समय मेवाड़ के शासक जो है महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह। अकबर ने इस विजय के बाद में फतेहनामा जारी किया था। फतेहनामा अकबर के द्वारा इस विजय के बाद में जारी किया गया था। और अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा के किले पर हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां लगवाई गई थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम देखते हैं कि इस युद्ध के समय जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग जाती है, तो कल्लाजी राठौड़ जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ते हैं, इसलिए कल्लाजी को 4 हाथ का देवता भी कहा जाता है। चार हाथ का देवता भी कहा जाता है। और इस युद्ध के समय फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया गया। फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया गया। और हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा यहां पर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था इस समय। तो ये 1567-68 की जो प्रमुख जो घटनाएं थी चित्तौड़ किले पर अधिकार के समय, तो ये फतेहनामा जारी किया गया। कल्लाजी राठौड़ का वर्णन हम देखते हैं कि 4 हाथ के देवता फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया गया, 30,000 हिंदुओं का यहाँ पे कत्लेआम किया गया। ये सारी घटनाएं यहां होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध 18 जून 1576 को, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया। और अबुल फजल ने इस युद्ध से संबंधित जो हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार के द्वारा इसे कौन सा युद्ध कहा गया है,
तो अबुल फजल के द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया था। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने कहा इसे गोगुंदा का युद्ध, और कर्नल टोड ने इसे कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली। इसके अलावा एक इतिहासकार है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। हम देखते हैं कि जो हरावल सेना है, दोनों ही तरफ से जो हरावल सेना है, उसमें किसने नेतृत्व किया? तो प्रताप की तरफ से हरावल सेना, यानी कि सेना का अग्रभाग। प्रताप और अकबर। तो प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूर हरावल सेना में थे, हरावल भाग, और अकबर की तरफ से जगन्नाथ कच्छावा। और अकबर की तरफ से जगन्नाथ कच्छावा हरावल सेना में। तो हल्दी घाटी युद्ध के समय जो इतिहासकारों के द्वारा इस युद्ध को कहा गया कि अबुल फजल ने क्या कहा है, कर्नल टोड ने क्या है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, बदायूनी के द्वारा, और हरावल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये प्रमुख आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1569 में राजस्थान के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? कि 1569 में राजस्थान के किस शासक ने अकबर की अधीनता? तो रणथंभौर के जो चौहान शासक सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और सुरजनहाड़ा के बारे में यदि हम बात करें तो इस अधीनता स्वीकार करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई वो आमेर के भगवंत दास के द्वारा। भूमिका जो प्रमुख थी भगवंत दास आमेर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। अकबर ने सुरजनहाड़ा को 1000 जात का पद देकर मनरूड और गढ़कटंगा की जागीरें भी दी थी। सुरजनहाड़ा के अनुरोध पर यदि हम देखें तो चंद्रशेखर, इतिहासकार चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की है। इसके अलावा जो चंद्रशेखर की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है हमीरहट और सुरजन चरित्र। ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहासकार चंद्रशेखर की है। तो 1569 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के द्वारा अधीनता स्वीकार की, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका भगवंत दास, आमेर के महत्वपूर्ण जो शासक है भगवंत दास, उन्होंने निभाई थी। अगला है अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किस सन में किया था? और जानकारी के लिए बता दूं कि इस दरबार में बीकानेर के कल्याणमल तथा जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इन्होंने अधीनता स्वीकार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था। तो सन की बात करें तो 1570 में, और इसका उद्देश्य था कि उस समय राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करके मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, ताकि पूरे राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उद्देश्य राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करना और मुगल साम्राज्य विस्तार, ये नागौर दरबार का उद्देश्य था। अब हम व्याख्या में देखते हैं कि राव चंद्रसेन, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, वो भी नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं, किंतु अकबर की स्वार्थ सिद्धिता को देखकर चंद्रसेन यहां से भद्राजून की तरफ चले जाते हैं और बीकानेर के राय सिंह, अब अकबर बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त करती है, या प्रशासक जोधपुर का नियुक्त करता है अकबर 1572 में। यह घटना जो है
1572 की यह घटना है। और हम देखते हैं कि राय सिंह चंद्रसेन के जो भाई है राम और उदय सिंह, वो भी इस समय इस दरबार में उपस्थित थे। अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ अधिक था। इससे नाराज होकर चंद्रसेन भाद्राजून की तरफ चले जाते हैं, इस दरबार को बीच में ही छोड़ के। तो ये महत्वपूर्ण घटना राजपूताना पर नियंत्रण और मुगल साम्राज्य विस्तार, ये प्रमुख उद्देश्य था। आगे है, मारवाड़ के किस शासक से अकबर का संघर्ष चला, इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अभी हमने बात की चंद्रसेन, राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक मालदेव के पुत्र थे। इसके अलावा भी कहा जाता है कि इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी तरीके से चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और छापामार और गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। दूसरा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, भी इन्हें कहा जाता है। मारवाड़ के राव मालदेव ने ज्येष्ठता के, यानी कि उत्तराधिकार में ज्येष्ठता की, बड़े भाई को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था या बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो राव चंद्रसेन को घोषित किया गया मालदेव के द्वारा अपना उत्तराधिकारी। और दो भाई थे राम और उदय सिंह, उनको न बनाकर राव चंद्रसेन को बनाया गया। और राव चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर को चुनौती दी थी और उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और कालांतर में चंद्रसेन ने छापामार पद्धति के द्वारा मुगल बादशाह को काफी परेशान भी किया था। अब यहां से जो चंद्रसेन के जो भाई है राम और उदय सिंह, राम सहायता के लिए अकबर के पास चला जाता है। अकबर की शरण में। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि चंद्रसेन का कौन सा भाई अकबर की शरण में सहायता के लिए जाता है। और इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस स्थान की विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चित्तौड़ विजय 1567-68 में फतेहनामा इस समय जारी किया, जबकि अकबर ने 1568 में उदय सिंह को हराकर इस पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके और इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था। महाराणा प्रताप के उस पुत्र का नाम लिखिए जिन्होंने 1615 में अंततः जहांगीर के समय मुगलों से संधि कर ली थी। महाराणा प्रताप और मुगलों से संधि की बात हम कर रहे हैं कि कौन से पुत्र ने इस तरीके से कार्य किया और संधि कर ली। महाराणा अमर सिंह। और ये फरवरी 1615 में ये संधि होती है और इस संधि के बाद अमर सिंह अपना राजपाट युवराज करण सिंह को सौंपकर नौचौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन बिताया था। अब संधि की यदि हम बात करें तो मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव जो है हरिदास और शुभकर्ण, संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की तरफ से हरिदास व शुभकर्ण लेके जाते हैं और मुगलों की तरफ से खुर्रम, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है। खुर्रम जिसका दूसरा नाम
शाहजहां। और संधि की शर्तों की यदि हम बात करें कि संधि में कौन कौन सी शर्तें थी, एक तो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है वो पुनः महाराणा को दे दिया जाएगा, कि चित्तौड़ वापस मेवाड़ को दे दिया जाएगा। लेकिन यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। दूसरा, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं। वैवाहिक संबंध नहीं रखा जाएगा। तीसरा, मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। लेकिन युवराज मुगल दरबार में जाएंगे। मेवाड़ के जो युवराज है वो मुगल दरबार में जाएंगे। मेवाड़ जो है मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिक देगा। एक 1000 घुड़सवार सैनिक मुगलों को यह सहायता दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं इस संधि के तहत रखी गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर की हम बात करें, 1611 में किस महिला के साथ विवाह किया तथा तमाम शक्तियां उसे सौंप दी, कि सारी शक्तियां उस महिला को सौंप दी गई। तो आंसर इसका है नूरजहां। नूरजहां को सौंप दी गई। नूरजहां जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिसा था, और पिता ग्यास बेग और माता अस्मत बेगम। पिता ग्यास बेग, माता अस्मत बेगम और भाई आसफ खां। भाई आसफ खां, यही सब लोग कालांतर में नूरजहां जुंता में शामिल थे। नूरजहां जुंता इस प्रकार से एक गुट बना लिया गया जो मुगल प्रशासन पर अधिकार कर लेता है, और सारी जो शक्तियां हैं इस गुट के हाथ में रहती है। देखते हैं हम कि 1611 में विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी। 1611 से लेकर 22 ईस्वी तक मुगल प्रशासन पर नूरजहां और इसके सहयोगियों का प्रभाव अधिक रहा, जिसे नूरजहां जुंता कहा जाता है। और अपने पिता ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई, और आगरा में इसका मकबरा भी बनाया गया था। नूरजहां ने आगरा में मकबरा भी बनाया था। आगरा में इसका मकबरा बनाया गया, और इसी मकबरे में पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया था। पित्राद्युरा की संगमरमर में हीरे जवाहरात जड़ने की जो कला थी उसे पित्राद्युरा कहा जाता था। तो नूरजहां से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, पिता, माता और भाई, ये सब लोग नूरजहां जुंता नामक गुट में शामिल थे, जिसने मुगल प्रशासन पर अधिकार कर लिया। मुगल प्रशासन पर अधिकार कर लिया, और 1611 से लेकर 1622 ईस्वी तक इन्होंने पूरा प्रशासनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जहांगीर के द्वारा ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई, और नूरजहां के द्वारा आगरा में इसका मकबरा बनाया गया, जिसमें पित्राद्युरा का पहली बार प्रयोग किया गया था। पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था।
अगला प्रश्न है शक्तिशाली मुगल बादशाहों जिसमें नाम दिए गए हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनका कार्यकाल लिखिए। तो ये शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। और इसके औरंगजेब के बाद यदि हम देखें कि औरंगजेब के बाद से लेकर बहादुर शाह जफर तक 1857 की क्रांति में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां तक जो शासक है उन्हें उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहा जाता है। तो इनका कार्यकाल लिखना है कि 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक यह कार्यकाल है बाबर का। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव यह रखता है, मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। इसके बाद में जो कार्यकाल है हुमायूं 1530 से लेकर 40 और 1555-56 में ये दोबारा। इसके बीच में जो काल था उसमें सूरवंश या अफगानों का शासन था। 1540 से लेकर 1555-56 तक अफगानों का शासन था। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। इसके बाद में जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, 1605 से लेकर 1627, शाहजहां 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक, और औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707। और ये 1658 और 59 में हम देखते हैं कि इस उत्तराधिकार के लिए एक संघर्ष होता है। शाहजहां के जो चारों पुत्र हैं दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब के मध्य। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। शाहजहां की उस पत्नी का नाम लिखिए जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि शासक मुगल बादशाह शाहजहां और पत्नी और उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो उसका नाम है मुमताज महल। मुमताज महल, जो शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानु बेगम से होता है 1612 में, और वही इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। और आगरा का ताजमहल शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। अब यदि हम देखें तो ताजमहल से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनके बारे में हम देखते हैं कि 1631 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। (1631) में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 में यह पूर्ण हुआ। कुल 22 वर्ष का समय इसे बनाने में लग गया। 1631 से लेकर 1653 ईस्वी। मुख्य वास्तुकार जो था, मुख्य वास्तुकार और मुख्य मिस्त्री, ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट अपने से पूछे जाते हैं। मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी, और मुख्य मिस्त्री जो है उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां। एक इतिहासकार है हेवेल। इतिहासकार हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है, इतिहासकार हेवेल के द्वारा। अब प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें कि ताजमहल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो सबसे पहला संगमरमर का प्रयोग किया गया था। दूसरा है चार बाग शैली, कि इस तरीके से दिखाई देता है, हम देखते हैं तस्वीर में। फिर है कि कंदाकार गुंबद, कंदाकार गुंबद। इसके अलावा कुरान की आयतें,
स्वतंत्र मीनारें, ये प्रमुख विशेषताएं हम ताजमहल की देखते हैं। और प्रमुख जो फैक्ट है कि 1631 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1653 में संपूर्ण और मुख्य वास्तुकार और मुख्य मिस्त्री से संबंधित बात हमने की, और इतिहासकार हेवेल का जो स्टेटमेंट है उसको भी हमने देखा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के पुत्रों दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद के मध्य सत्ता प्राप्ति को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ? और इसमें कुल 5 युद्ध होते हैं, कुल 5 युद्ध, और इन 5 युद्धों के नाम बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। ये 5 महत्वपूर्ण 1658 और 59 में 5 युद्ध होते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। ये है शाहजहां के पुत्र। शाहजहां के अंतिम समय में उसके चारों पुत्रों में संघर्ष होता है और अंतिम रूप से औरंगजेब इसमें विजयी होता है और अगला मुगल बादशाह वो बनता है। तो सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में, बहादुरपुर का युद्ध जो है फरवरी 1658 में शुजा और दारा के मध्य होता है। शुजा वर्सेज दारा, और इसमें ये जो शाही सेना है दारा के नेतृत्व में, दारा शिकोह के नेतृत्व में जो होती है वो विजयी होती है। और इसमें मिर्जा राजा जय सिंह दारा की तरफ, मिर्जा राजा जय सिंह। तो पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में। अगला है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में, अप्रैल 1658 में। इससे संबंधित राजस्थान के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये युद्ध होता है औरंगजेब और मुराद की जो सेना है, संयुक्त सेना, औरंगजेब प्लस मुराद, इसका युद्ध होता है शाही सेना के साथ, यानी कि दारा की सेना के साथ में इसका युद्ध होता है। और इसमें औरंगजेब और मुराद की सेना इस युद्ध में विजय प्राप्त होती है। और जसवंत सिंह, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह इस युद्ध में पराजित होने के बाद में जोधपुर आते हैं। तो उनकी जो रानी है जसवंत दे, वो किले के दरवाजे खोलने से, किले के दरवाजे नहीं खोलते हैं। तो ये इतिहास में, ये अपने राजस्थान के इतिहास में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में जसवंत सिंह के द्वारा भाग लिया गया था, और रानी जसवंत दे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला है सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में, और यह भी औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के साथ में युद्ध होता है दारा के साथ। रिपीट है कि औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के साथ शाही सेना का युद्ध होता है दारा के नेतृत्व में, शाही सेना का। और इसमें औरंगजेब और मुराद की सेना विजय प्राप्त करती है। और इस युद्ध के बाद में प्रथम राज्याभिषेक औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब का जो है प्रथम राज्याभिषेक इस समय होता है। अगला है खजवा का युद्ध जनवरी 1659 ईस्वी में, जनवरी 1659, और ये औरंगजेब और शुजा के नेतृत्व में। औरंगजेब और शाह शुजा, और इसमें औरंगजेब विजयी होता है। और अंतिम युद्ध जो है देवराई का युद्ध अप्रैल 1659 में, जिसमें अंतिम रूप से या निर्णायक रूप से दारा शिकोह को पराजित कर दिया जाता है। निर्णायक रूप से दारा शिकोह को पराजित करने के बाद में 21 जुलाई 1659 को औरंगजेब दोबारा से राज्याभिषेक, दूसरी बार राज्याभिषेक, औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक इस युद्ध के बाद में, देवराई की युद्ध के बाद में 21 जुलाई 1659 को होता है। तो ये मुगल बादशाहों के जो उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां के अंतिम समय में होता है। और इसमें निर्णायक रूप से औरंगजेब विजयी होता है और अगला मुगल बादशाह बनता है। दक्षिण भारत में औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने वाले प्रमुख शासक का नाम लिखिए। दक्षिण भारत में औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने वाले शासक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो हम बात करेंगे मराठा शासक शिवाजी की। शिवाजी
जिनका जन्म 1627 में शिवनेर में होता है, शिवनेर दुर्ग में। 1627 में शिवनेर के दुर्ग में उनका जन्म होता है। पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई। माता जीजाबाई जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव था शिवाजी पर, जो सबसे ज्यादा प्रभाव माता जीजाबाई का, और आध्यात्मिक गुरु जो है समर्थ गुरु रामदास। इनके जो आध्यात्मिक गुरु है वो है समर्थ गुरु रामदास। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ पर अधिकार किया और रायगढ़ पर अधिकार करने के बाद में उसे अपनी राजधानी अधिकार किया और उसे राजधानी बनाया। राजधानी बनाया गया। तो दक्षिण भारत के प्रमुख जो शासक, शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की हमने बात की। शिवाजी शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म 1627 में। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में 3 राजपूत शासकों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। इनमें एक है जोधपुर के शासक, एक आमेर के शासक और एक मेवाड़ के शासक। इनके नाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर से जसवंत सिंह, आमेर से मिर्जा राजा जय सिंह और मेवाड़ से राज सिंह मेवाड़, इनके नाम है। तो जसवंत सिंह, अभी हमने बात की कि धर्मत के युद्ध से संबंधित, धर्मत युद्ध से संबंधित फैक्ट हमने देखे। इसके अलावा जसवंत सिंह की हम बात करें तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा कहा गया कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। इनकी मृत्यु पर आज कुफ्र का दरवाजा, ये बात औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह की मृत्यु पर कही गई। और जसवंत सिंह के बाद में इनके पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में 30 वर्षीय संघर्ष, मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष जो 1678 से लेकर 1707 ईस्वी तक राठौड़ वीर दुर्गादास के नेतृत्व में चलता है, वो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। अगला है मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के राज सिंह मेवाड़ 1652 से लेकर 1680 तक, 1652 से लेकर 1680। और इन्होंने, राज सिंह मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध विजय कटकातु की उपाधि धारण की। और एक अन्य फैक्ट है कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह को लेकर भी विवाद होता है। किशनगढ़ राजकुमारी, चारुमती से विवाह को लेकर भी औरंगजेब और राज सिंह मेवाड़ के मध्य विवाद। अगला है आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों ही शासकों के समय अपनी सेवाएं, मुगल सेवाओं में रहे थे। और इसे शाहजहां के द्वारा इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि
मिर्जा राजा की उपाधि दी गई और औरंगजेब के द्वारा इन्हें 7,000 का मनसब दिया गया। और शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो 3 महत्वपूर्ण शासक, जसवंत सिंह फर्स्ट 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक शासन, मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा राज सिंह और आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह, ये औरंगजेब के समय थे। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, उसके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अंतिम मुगल सम्राट जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया था, तो हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने इन्हें अपना नेता घोषित करके इनके नेतृत्व में क्रांति लड़ी और 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। और वहीं 1862 ईस्वी में हम देखते हैं कि 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून में मृत्यु, और ये जफर के नाम से कविताएं व शायरी लिखते थे। बहादुर शाह जफर नाम से कविताएं और शायरी लिखते थे। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है, जिसमें हमने 15 प्रश्नों पर 61 से लेकर 75 तक के प्रश्नों की व्याख्या की, अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे अगले 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।